तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हेवनली वुल्फ हॉल के मास्टर ने अपने दोनों बेटों को जियांग खान को खत्म करने भेज दिया, मगर वो दोनों ही जियांग खान के हाथों ब्रूटली मारे गए। जिसके बाद जियांग खान ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए खुद को यंग मास्टर जिन में बदल चुका। वही दूसरी तरफ टियानशिन जिनमाओ से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी, जहाँ पर हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन को कौन हासिल करेगा इस पर इन दोनों में फाइट शुरू हो गई, जिसमें जिनमाओ ने टियानशिन का काम तमाम कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हेवनली वुल्फ हॉल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर जियांग खान यंग मास्टर जिन के फॉर्म में टियानियो के साथ पहुंच चुका था। टियानियो उससे कह रही थी, जियांग खान तुमने तो कहा था कि तुम बस अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो, फिर तुम इस मेन हॉल के सामने क्या लेने आए? मेरे ख्याल से तुम्हारे दोस्त प्रिजन में कैद होंगे, तो हमने सीधे वहाँ जाना था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस पेपर ओरिगामी बनाने वाले टियानशिन को मारना चाहते हो? जिस पर जियांग खान जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरे दोस्तों को कहाँ रखा गया है इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं, और वैसे भी इस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की वजह से कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, तो क्यों ना इस टेक्निक का पूरा फायदा उठाया जाए। वैसे भी मैं जियांग खान हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। जिसके बाद जियांग खान हॉल के सामने पहुँच गया। वहाँ मौजूद बंदा तो अपने यंग मास्टर को देखकर तुरंत ही घुटनों पर आ चुका था। जियांग खान उससे पूछ रहा था कि बताओ मेरी सिस्टर टियानशिन कहाँ पर है? तो बंदा उससे कहने लगा कि वो तो जिनमाओ से मिलने गई थी, लेकिन वो अभी तक वापिस नहीं आ पाई। तो जियांग खान उससे कहता है, जाओ जाकर क्लाउड ड्रीम पवेलियन के सभी मॉर्टल्स को मेरे सामने पेश करो। मैं मेरी बड़ी सिस्टर टियानशिन के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा गिफ्ट प्रिपेयर करने वाला हूँ। जो सुनते साथ ही वो बंदा अपने यंग मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। इधर टियानियो जियांग खान को चिढ़ाते हुए कहने लगी कि पहला मुझे तो लगा था तुम यंग मास्टर जिन का रोल बिल्कुल भी अदा नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम उतने भी बेवकूफ नहीं हो। तुमने तो काफी अच्छे से उस बंदे को चूना लगा दिया। और अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर वो सभी सिपाही जियांग खान के दोस्तों को उसके सामने पेश कर चुके। तो जियांग खान ने तुरंत ही उन सभी लोगों को वहाँ से दफा होने का हुक्म दे दिया। अब वो लोग जैसे ही आगे बढ़े तभी उन पर अचानक से अटैक हो जाता है, जिसके एक ही स्ट्राइक में वो सभी लोग मारे गए थे। जियांग खान भी देखकर काफी ज्यादा हैरान था। दरअसल वहाँ पर एक और यंग मास्टर जिन पहुंच चुका है, जिसने आते ही जियांग खान पर अपनी विंड ब्लेड से अटैक कर दिया। हालांकि जियांग खान समय रहते उसके अटैक को डॉज कर देता है। यहाँ पर टियानियो तो यंग मास्टर जिन को जिंदा देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो कह रही थी कि ये बंदा थोड़ी देर पहले ही तुम्हारे हाथों मारा गया था, फिर ये दोबारा से जिंदा कैसे हो गया? तो जियांग खान भी अपनी नौटंकी को जारी रखते हुए उस बंदे से पूछने लगा कि आखिर तो है कौन और तूने मेरा फॉर्म लेने की जरूरत कैसे दिखाई? मगर वो बंदा तो बिना कोई जवाब दिए अपनी शुरिकन ब्लेड से जियांग खान पर अटैक करने लगा। यहाँ पर जियांग खान छलांग लगाते हुए उसके सारे हमलों को डॉज किए जा रहा था। टियानियो तो इस बंदे की स्पीड को देखकर ही पैनिक हो गई और जियांग खान से कह रही थी कि तुम इसके साथ फाइट करो और तब तक मैं कहीं और जाकर छुप जाती हूँ। और अब उस बंदे ने अपने टैलिस्मान्स का यूज करते हुए जियांग खान पर अटैक कर दिया। उन विंड ब्लेड टैलिस्मान को देखते ही जियांग खान काफी ज्यादा हैरान था, मगर उस बंदे से कोई सवाल पूछ पाई इससे पहले ही वो बंदा उसके पास आकर अपनी सोर्ड से उस पर हमले करने लगा, जिससे तो जियांग खान बाल बाल बच चुका था। और अब वो बंदा उस पर एक बार फिर से स्ट्राइक हिट कर पाई इससे पहले ही जियांग खान ने उससे एक सवाल पूछा। वो कहता है, क्या तुम लांग हो? अब लांग का जिक्र सुनते ही उस बंदे ने अपनी तलवार पीछे कर ली, जिससे जियांग खान को पूरा यकीन हो चुका था कि ये तो उसका दोस्त लांग है। और तभी लांग उसके सामने आकर जोर जोर से रोते हुए कहने लगा कि मेरे भाई, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया था, क्या तुम्हें मेरी जरा भी याद नहीं आई? जियांग खान तो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान था। उससे पूछता है, लांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर लांग कह रहा था, मेरे भाई हम दोनों तो एकदम सेम सोचते हैं, देखो तुम भी हमारे दोस्तों को बचाने के लिए यंग मास्टर जिन का फॉर्म लेके आए और मैंने भी वही प्लानिंग बनाई थी। मेरे ख्याल से हम दोनों की सोच काफी ज्यादा मिलती जुलती है। जरा ये बताओ, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? जिस पर जियांग खान कह रहा था कि मुझ पर किए गए सारे अटैक्स को मैंने डॉज कर दिया था। अरे अब जो बंदा यंग मास्टर जिन बन के आया था वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है। दरअसल ये एक फीमेल कल्टीवेटर थी और इसका नाम है शाओ। अब टियानियो तो इस बंदी को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई, इसीलिए वो अपने गोल्डन पिग वाले फॉर्म में आकर सीधे शाओ के पास पहुंच गई और उसे काफी केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए कहने लगी कि ये बंदी तो हद से ज्यादा खूबसूरत है। वहीं पर लांग ने तो सीधे जाकर टियानियो को दबोच लिया। वो कह रहा था, काफी दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है, तुम्हें कुछ दिन अकेला क्या छोड़ दिया? तुम तो पूरी तरह से गोलू मोलू बन गई। तुम्हें पता है मोटापा बिल्कुल अच्छा नहीं होता, तुमने थोड़ा सा कम खाना चाहिए। तो टियानियो उसके साथ झगड़े करते हुए कहने लगी कि मोटा तो होगा तू और जल्दी से मुझे छोड़ दे। तूने तो मिलते ही मुझे बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। जिस पर लांग कह रहा था, मेरे भाई इस नन्ही पिग की जुबान तो काफी ज्यादा तेज है, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मिलते ही मेरे साथ झगड़े करेगी। मगर जियांग खान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो लांग से पूछता है कि उस दिन जियान के साथ तुम भी
शामिल थे, फिर तुम इन लोगों की चुंगल से भाग कैसे निकले? मुझे तो अभी तक यही लग रहा था कि तुम भी इनके साथ कैद हो चुके। जिस पर लांग कह रहा था कि मेरी मदद तो शाओ ने की थी, उसी ने आकर मुझे बचा लिया और मैं ये बात अच्छे से जानता था कि हेवनली वुल्फ फॉल के लोग हमारे दोस्तों को टॉर्चर करेंगे, तो इन्हें आजाद करने के लिए मैंने शाओ से मदद मांगी। हालांकि छोटी सी टियानियों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो लांग से कहती कि उस दिन इनमें तो काफी ज्यादा गड़बड़ी हुई थी, तो फिर एकदम सही वक्त पर तुम्हारी सीनियर शाओ वहाँ पर कैसे पहुँच गयी? और हाँ, बिना कोई आवाज करे उसने तुम्हें कैसे बचा लिया? खैर ये सब छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि उसे कैसे पता चला तुम कहाँ पर हो? जिस होटल में हम रुके थे वहाँ पर शाओ का एकदम सही वक्त पर आना मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा। ये जो कुछ भी हुआ है वो मुझे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं लगता। इधर लांग तो टियानियों के सारे सवाल सुनकर ही शॉक हो गया। उसे लगा नहीं था कि ये नन्ही सुअर इतनी ज्यादा शातिर होगी, इसलिए लांग थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहने लगा कि ये सारी बातें करने का सही वक्त बिल्कुल नहीं। हमारी बॉस जियान काफी बुरी तरह से घायल है, तो हमने पहला उन्हें हील करने पर ध्यान देना चाहिए। और इतना कहते साथ ही वो सीधे शाओ के पास चला गया, यानी कि उसने टियानियों के सवालों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। तो टियानियों तुरंत ही जियांग खान के पास जाकर बताने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि जियांग लांग के साथ कोई गड़बड़ी है, ये बंदा हमसे काफी कुछ छुपा रहा है। वही दूसरी तरफ शाओ ने जियान की बॉडी को चेक किया और वो इशारों में लांग को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है। दरअसल शाओ म्यूट होने की वजह से वो बात नहीं कर सकती थी, हालांकि लांग उसकी सारे इशारे समझ गया। वो बताता है कि शाओ के हिसाब से हमारी बॉस जियान को स्पिरिट सीलिंग पाउडर से हिट किया गया है, मगर घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया था। तो जियांग खान ने लांग ने लाई हुई पिल तुरंत ही जियान को खिला दी। उसके ऐसा करते साथ ही बस थोड़ी देर में जियान ने अपनी आंखें खोली। वो तो जियांग खान को देखते ही काफी ज्यादा इमोशनल होकर सीधे उसके गले लग जाती है। जियांग खान उससे कह रहा था मुझे माफ कर दो, यहाँ आने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई। तो जियान तुरंत ही अपने बाकी के दोस्तों के बारे में पूछने लगी, जिस पर जियांग खान बता रहा था कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम सभी लोग ठीक हैं। वहीं पर लांग भी रोते हुए जियान से कहने लगा कि आपने काफी सारी तकलीफों का सामना किया। सच बताओ तो जिस दिन से इन लोगों ने आपको किडनैप किया उस दिन से ना ही मैंने ठीक से खाना खाया और ना ही मैं सो पाया। मुझे बस एक ही डर सता रहा था कि कहीं आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, मगर ऊपर वाले का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हो। वहीं पर जियान इमोशनल होकर जियांग खान से कहने लगी कि मुझे खुशी हुई कि तुम पूरी तरह से सेफ हो। अब वैसे तो ये सारी बातें उसने जियांग खान से की थी, लेकिन लांग ही रोते हुए कहने लगा कि मुझे लगा ही नहीं था आप मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करते हो, आप ही मेरी सच्ची दोस्त हो। लेकिन कोई उसे भाव नहीं दे रहा था। तभी जियान ने तुरंत ही जाकर अपनी दोस्त शिबिंग को उठा लिया। शिबिंग भी होश में आते ही सीधे जियान के गले लग गई। उससे इमोशनल होकर कहने लगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने में फेल रही। तुम मौत की कगार पर थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाई। जिस पर जियान कहती प्लीज ऐसी बातें ना करो, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो एक सगी बहन भी नहीं कर सकती। जिस पर शिबिंग जवाब देते हुए कहने लगी कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही मेरा फर्ज है, चाहे फिर उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। वहीं पर लांग ने तुरंत ही जाकर मेंग को भी उठा लिया। लांग उसे भी रो रो के बता रहा था कि भाई मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया, ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम सभी लोग सेफ हो। उतने में ही जियांग खान को महसूस हुआ कि कोई वहाँ पर आने वाला है, इसलिए वो अपने दोस्तों को बता रहा था कि हमने जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ पर ज्यादा देर रुकना बिल्कुल सही नहीं होगा। और उतने में उन्हें हेवनली वुल्फ हॉल के लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी, जो कि कह रहे थे कि हमारे सेकंड और थर्ड यंग मास्टर की लाश हमें माउंटेन के फुट पर मिली। उनका कातिल उन्हें खत्म करने के बाद जरूर से यहाँ पर आया होगा, इसलिए हम उस बंदे को यहाँ से बिल्कुल भी भागने नहीं दे सकते। इधर टियानियो डर के मारे कहने लगी कि अब तो हम लोग गए काम से, ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। जिस पर लांग कह रहा था नन्ही सुअर तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, इसका भी हमारे पास एक सोल्यूशन है। और फिर वो शाओ से कहने लगा कि चलो मेरे दोस्तों को जल्दी से अपना मैजिक दिखा दो। जो सुनते साथ ही शाओ ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर लिया। शिबिंग बता रही थी कि ये तो एक ट्रांसपोर्टेशन एरी है। और उतने में हॉल का डोर ओपन होकर हेवनली वुल्फ हॉल के लोग वहाँ पर पहुँच गए। वो इन सभी को कैप्चर करने के लिए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे, मगर लांग उन पर अपने टेलिस्मान से अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो गया। और तब तक उस ट्रांसपोर्टेशन एरी ने इन सभी को टेलीपोर्ट कर दिया। जो देख हेवनली वुल्फ हॉल का सिपाही कहने लगा कि हमें जल्दी से इसकी राजा को खबर
खबर देनी पड़ेगी। जिस पर वो दूसरा बंदा कहने लगा कि हमारे राजा तो 1 घंटे पहले ही यहाँ से रवाना हो चुके। इतना ही नहीं, वो अपने सभी पावरफुल मास्टर्स को भी अपने साथ ले गए। तो अब इन लोगों के पास बस एक ही रास्ता था। अगर इन्हें जियांग खान और उसके साथियों को पकड़ना है तो हेवनली वुल्फ माउंटेन को सील करना होगा। अगर ये जियांग खान को कैप्चर नहीं कर पाए तो ये खुद भी राजा के हाथों मारे जाएंगे। इधर जियांग खान और उसके दोस्त हेवनली वुल्फ फॉल से थोड़ी दूरी पर जाके टेलीपोर्ट हो चुके। जियांग खान उन्हें बता रहा था कि हम पैलेस से काफी दूर आ चुके हैं, इसलिए वो लोग इतनी जल्दी हमें कैप्चर नहीं कर सकते। तो लांग तुरंत ही उसे बताने लगा कि जब शाह और मैं हेवनली वुल्फ हॉल में घुसे थे तभी हमने देखा कि यहाँ का राजा जिनबाई अपने कुछ एल्डर्स को लेकर यहाँ से सीधे शैडो वैली की तरफ रवाना हो चुका। वो लोग काफी ज्यादा गड़बड़ी में थे। ऐसा लगता है कि उनका कोई बहुत बड़ा प्लान होगा। मेरे ख्याल से हमने भी उन्हें फॉलो करते हुए शैडो वैली में पहुँच जाना चाहिए। जो सुनते साथ ही जियांग खान काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कह रहा था कि इन लोगों का टारगेट है हमारी हॉल मास्टर लिन। मेरे ख्याल से उन्हीं को मारने गए होंगे। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें शैडो वैली का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वुल्फ किंग मास्टर हान के साथ पहुंच चुका था। मास्टर हान वुल्फ किंग को बता रहा था कि यहाँ पर तो क्लाउड ड्रीम फॉर्मेशन सेटअप है। मुझे नहीं लगता कि हम इसे इतनी आसानी के साथ ब्रेक करके अंदर घुस पाएंगे। तो अगर आपके पास कोई और प्लान है तो मुझे बता सकते हो। जिस पर वुल्फ किंग कह रहा था कि तुम्हें ऐसा लगता होगा ये क्लाउड ड्रीम फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। बस तुम देखते जाओ मैं कितनी आसानी के साथ इसे ब्रेक करता हूँ। और इतना कहते साथ ही वुल्फ किंग ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। उसके एक ही पावरफुल स्ट्राइक के चलते क्लाउड ड्रीम फॉर्मेशन की धज्जियां उड़ गई। और अब हमें इस फॉर्मेशन के अंदर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हॉल मास्टर लिन बुरी तरह से घायल थी। यानी कि घोस्ट किंग और इनके दरमियान काफी जबरदस्त बैटल हुई है। यहाँ पर हॉल मास्टर लिन अपने ग्रैंड एल्डर से कहने लगी कि प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन ग्रैंड एल्डर किन ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। वो हॉल मास्टर लिन को बताते हैं कि हमारी किन फैमिली ने कई सौ सालों पहले ये कसम खाई थी कि हम हमेशा जो फैमिली की ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करेंगे। और आप मुझे कह रहे हो कि यहाँ से चले जाएं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चाहे मुझे खुद को सैक्रिफाइस ही क्यों न करना पड़ जाए, लेकिन मैं आपको अकेला नहीं छोड़ने वाला। मैं किसी भी कीमत पर आपको मेरी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। हॉल मास्टर लिन को भी अच्छे से पता था कि ग्रैंड एल्डर किन उनकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए वो ग्रैंड एल्डर किन से पूछने लगी कि बताए हमारे क्लाउड ड्रीम पवेलियन का पहला रूल क्या है। जिस पर किन बताते कि हमारे क्लाउड ड्रीम हॉल का पहला रूल ये है कि अगर तुम कोई मुकाबला नहीं जीत सकते तो वहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदा रहने से ही तुम्हारा फ्यूचर बेटर बन सकता है। भागो और खुद को ताकतवर बना के दोबारा से वापस आ जाओ। जिस पर लिन कहती हाँ बिल्कुल यही हमारे क्लाउड ड्रीम पवेलियन का रूल है, लेकिन आप हमारे ग्रैंड एल्डर होकर भी इस रूल को भूल गए। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से चले जाए ताकि आप खुद को बचा पाओ। आपके जिंदा रहने से हमारे क्लाउड ड्रीम पवेलियन के राइज होने की कोई उम्मीद रहेगी, और अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझे आपको पनिश करना होगा। लिन इसीलिए ये सब कह रही थी ताकि वो ग्रैंड एल्डर की जान बचा पाए, मगर एल्डर किन ने अपनी पूरी जिंदगी क्लाउड ड्रीम पवेलियन में गुजार दी थी। हॉल मास्टर लिन उनके लिए अपनी एक फैमिली है और वो अपनी इस फैमिली को धोखा नहीं दे सकते, चाहे फिर उसके लिए उन्हें खुद की ही जान क्यों न देनी पड़ जाए। और तब तक वहाँ का दरवाजा ओपन होकर वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फैलने लगी। हॉल मास्टर लिन समझ गई कि उनके दुश्मन यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि अब उनके साथ साथ ग्रैंड एल्डर किन भी मारे जाएंगे। मगर उस दरवाजे से किसने एंटर किया ये हमें दिखाया नहीं गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।